देखिए बेटो, अब जो है हमारा अगला टॉपिक वो है हमारा कार्बन आयन की संरचना एवं उसके स्थायित्व के बारे में। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको करवा दिया था कार्बन आयन की जो है कार्बन आयन का निर्माण किस प्रकार से होता है, कार्बन आयन की जो परिभाषा है उसके बारे में करवा दिया था। तो इसमें देखेंगे हम कार्बन आयन की संरचना में इसके स्थायित्व के बारे में। तो यहाँ पर पहले मैं उसकी स्ट्रक्चर बना देता हूँ कार्बन आयन की साइड में। ये देखिए, ये कार्बन आयन की स्ट्रक्चर है, नेगेटिव चार्ज, ये बंद है, इसके मध्य बॉन्ड एंगल होता है, वो होता है 109 डिग्री का, और इसका संकरण होता है, वो होता है sp3, और आकृति होती है, वो कैसी होती है, पिरामिड जैसी होती है। तो देखिए इसमें लिखेंगे हम, यह है कार्बन sp3 संकृत अवस्था में होता है। यह है कार्बन या फिर कार्बन आयन sp3 संकृत अवस्था में, sp3 संकृत अवस्था में रहता है, जिसके तीन sp3 संकृत कक्षकों के साथ, तीन sp3 संकृत कक्षकों के साथ, तीन बंद कक्षकों के साथ तीन परमाणु बंध बनाए रहते हैं। तीन परमाणु है जो तीन sp3 से संकृत कक्षक है, उसके साथ तीन परमाणु है जो बंध बनाए हुए रहते हैं। जबकि एक जो sp3 संकृत कक्षक है उसमें अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। अगला लिखेंगे, जबकि चौथे sp3 संकृत कक्षक जबकि चौथे sp3 संकृत कक्षक में एक अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता, अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। तो ये होती है भैया इसके बारे में। आगे एक और लाइन लिखेंगे हम इसमें, इसकी जो आकृति है, इसकी आकृति अमोनिया की भांति प्रमिडीय होती है। कैसी होती है भैया इसकी आकृति? वो होती है प्रमिडीय जैसी होती है। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, देखिए ना। इसके बाद में इसका संकरण है, उसको भी अंडरलाइन कर देता हूँ। sp3 संकृत अवस्था में रहता है। और चौथा जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, वो भी किसमें होता है, sp3 संकृत कक्षक में पाया जाता है। तो ये होती है भैया इसकी जो है संरचना के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे इसके स्थायित्व के बारे में। तो हल्की मैं हेडिंग डाल देता हूँ, स्थायित्व का स्थायित्व। देखेंगे यहाँ पर कुछ नहीं है कि एल्किल समूह का धनात्मक प्रेरणा प्रभाव होता है, और जितने अधिक संख्या में एल्किल समूह जुड़े हुए होंगे
कार्बन आयन के साथ उसका स्थायित्व उतना ही कम होता जाएगा। तो इसमें लिखेंगे एल्किल समूह का एल्किल समूह का धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव होता है धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव होता है जिससे सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन कार्ब एनायन की ओर आंशिक देखिए एल्किल समूह का धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव होता है जिससे सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन कार्ब एनायन की ओर आंशिक विस्थापित हो जाते हैं आंशिक विस्थापित हो जाते हैं जिसके फलस्वरूप कार्ब एनायन का स्थायित्व घटता जाता है। कार्बन के स्थायित्व जो घटता जाएगा जब एल्किल समूह से जुड़ता जाएगा तो एल्किल समूह का ऐसा प्रभाव कौन सा होता है? एल्किल समूह का प्लस धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव होता है। कौन सा प्रभाव होता है भैया? धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, है ना। धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव में पता है इलेक्ट्रॉन घनत्व जो दिया जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन घनत्व दिया जाएगा तो जो नेगेटिव चार्ज युक्त जो कार्ब एनायन है उस पर बारी बारी से इलेक्ट्रॉन चार्ज बढ़ता जाएगा तो वैसे ही वो नेगेटिव चार्ज युक्त है तो नेगेटिव चार्ज आपस में रिपल्सन करने लगेगा और रिपल्सन के कारण उसका स्टेबिलिटी बारी बारी से घटती जाएगी। तो आगे हम लिखेंगे इसमें एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं हम यहाँ पर एक तो मैथिल कार्बोनाइन है। मैथिल कार्बोनाइन से तृतीयक ब्यूटिल कार्बोनाइन की ओर बढ़ते जाएंगे तो वहां पर मैथिल समूह की संख्या लगातार बढ़ती जाती है और मैथिल समूह की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी तो इसका स्थायित्व लगातार है जो घटता जाएगा। तो आगे लिखेंगे मैथिल कार्बोनाइन से तृतीयक कार्ब एनायन की ओर जाने पर तृतीयक ब्यूटिल कार्ब एनायन की ओर जाने पर एल्किल समूह की संख्या लगातार बढ़ती जाती है और हम जानते हैं एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण कार्ब
कार्बेनाइन का स्थायित्व लगातार घटता जाता है। देखिए मैथिल कार्बेनाइन तृतीयक ब्यूटिल कार्बेनाइन पे हो जाते हैं तो मैथिल समूह की संख्या लगातार बढ़ती जाती है और मैथिल समूह की संख्या लगातार बढ़ेगी तो उसका प्लस आई प्रभाव है जो लगातार बढ़ता जाता है। तो प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा तो हम जानते हैं उसका कार्बेनाइन का स्थायित्व लगातार घटेगा। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूँ मैथिल का जो हमारा जो कार्बेनाइन का जो स्टेबिलिटी का जो क्रम है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भैया ना। देखिए ये है CH3 ये तो है मैथिल कार्बेनाइन और इसके बाद में आता है CH3 CH2 ये है एथिल कार्बेनाइन। क्या है? एथिल कार्बेनाइन। इसके बाद में आइसोप्रोपिल ये CH3 इधर CH ये नेगेटिव चार्ज और ये CH3 ये है आइसोप्रोपिल कार्बेनाइन। और अगला है वो है तृतीयक ब्यूटिल कार्बेनाइन। ये कार्बन इस पर नेगेटिव चार्ज इस पर CH3 इधर CH3 इधर CH3 ये है तृतीयक ब्यूटिल कार्बेनाइन। इसका स्थायित्व का क्रम देखें तो यहाँ पर स्थायित्व का क्रम है वो है भैया कौन सा? सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा होगा? सबसे ज्यादा स्थायी होगा मैथिल कार्बेनाइन। क्या होगा? मैथिल कार्बेनाइन। उसके बाद में एथिल कार्बेनाइन उसके बाद में तृतीयक ब्यूटिल कार्बेनाइन। तो ये इसके स्थायित्व का क्रम है इसको हम लास्ट में नोट कर लेंगे। इसके बाद में ये जो यहाँ से यहाँ तक है इसके बाद में इसको नोट कर लेंगे है ना। तो ये होती है भैया आज की क्लास हमारी। ये हो गया कार्बेटाइन खत्म हो गया, कार्बोमूल खत्म करवा दिया है और आज में जो लास्ट क्लास में हमने करवाया है कार्बेनाइन। अगली क्लास में ये तो होता है भैया कार्बेटाइन और कार्बेनाइन के बारे में। अब है जो हमारा वो है अगला कौन सा? अगला है हमारा टॉपिक वो होगा न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है उसके बारे में ना। तो आज की क्लास है जो मेरी इसी के साथ खत्म होती है। तो आप सभी स्टूडेंट्स हैं मुझे लगता है कि समझ में आ रहा होगा और यदि कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में है तो बता सकते हैं आप। और व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे ही रखे हैं फिर से मैं बता रहा हूँ बोल के। व्हाट्सएप नंबर है हमारे वो हैं 96 94 91 59 86। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है केमिस्ट्री रिलेटेड तो इस पर हमें बता सकता है व्हाट्सएप नंबर पर। और हमारे पाखरिया ग्रुप ऑफ एजुकेशन को आप सभी स्टूडेंट्स हैं लगातार है जो लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। तो आप सभी को थैंक यू।